बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को उतनी ही अटेंशन के साथ तवज्जो के साथ उस पर ध्यान दे रहे होंगे जैसे कि उसका राइट है। आज हमारा 22nd लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अगेन डायगनलाइजेशन पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो डायगनलाइजेशन है ये प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ सेंस कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने की क्या रीज़न है? एक तो ये बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो इनको हैंडल करना आसान होता है और निस्बतन जो हमारे दूसरे जनरल मैट्रिसेस होते हैं, क्योंकि एक तो ये बात भी है कि ये जितने भी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़्यादातर सिमेट्रिक मैट्रिसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायगनलाइजेशन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि डायगनलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके कोई हम ऐसा डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर उसको बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो डायगनलाइज हो सकता है या किसी डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो ये करने के लिए पहले सबसे तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो कि मैं यहाँ किसी हेडिंग के अंडर उसको डिस्कस नहीं कर रही, बल्कि एक थ्योरम के अंडर इसको डिस्कस कर रही हूँ कि जो जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स, तो और उसका फिर डिटर्मिनेंट लें और इक्वल टू 0 रखें, तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारे पास रूट्स आ जाती हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, वो सब रियल नंबर्स होती हैं। और ये फैक्ट है कि जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सब के सब रियल नंबर्स आएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ मैट्रिसेस के केस में हमने जब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड किए थे, तो उनमें से कुछ जो हैं वो जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं वो आयोटा की फॉर्म में थी, यानी वो रियल नंबर्स नहीं थी बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी। वो जो रूट्स थी वहाँ पर आइगन वैल्यूज़ वही होती हैं ना, जो हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं वही लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी थे। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में हमेशा ये रियल नंबर्स होंगे। और ये जैसे कि अब मैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस का बार बार जिक्र कर रही हूँ, तो हमें ऑलरेडी आई होप कि सबको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका आप ट्रांसपोज लें तो वो अपने बराबर होता है। यानी अगर ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। यानी आप ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो में चेंज करें। तो ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये थ्योरम है 7.7। इसमें जैसे कि हमने ऑलरेडी आइगन वैल्यूज़ की बात की है, या रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही, तो आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सारी रियल होती हैं। इस थ्योरम में हम आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वेक्टर्स दैट बिलोंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल। कि ये हमें ऑलरेडी भी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के केस में हमने देखा था कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं अगर वो डिफरेंट होंगी या डिस्टिंक्ट होंगी, तो जो आइगन वेक्टर्स हैं, अगर n आइगन वैल्यूज़ हैं, सब की सब डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके जो आइगन वेक्टर्स हैं n आइगन वेक्टर्स होंगे और वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और उस तरह फिर हम कह सकते हैं कि ये
वहाँ से फिर हम इसको कह देते थे कि डायगनलाइज हो सकता है ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरम जो है वो डायगनलाइजेशन की बात तो नहीं अभी कर रहे हम, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहे हैं। यानी अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज सारी डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके जो आइगन वेक्टर्स होंगे सारे, वो सारे के सारे ऑर्थोगोनल होंगे। तो ऑर्थोगोनल की भी ऑलरेडी हमने डेफिनेशन नहीं की, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि कोई से भी दो वेक्टर्स जो हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर वो दोनों उनका हम ऑर्थोगोनल मीन्स के जिनका 90 का एंगल बनता है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स 90 के एंगल पे होंगे तो हम ऑर्थोगोनल को मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी का हम ले रहे हैं तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा में जब हम थीटा को 90 देंगे, यानी ए और बी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो वो जब कॉस ऑफ 90 लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो इन अ केस व्हेन ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स हैं उनके ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि जब आप उनके दरमियान डॉट लेंगे तो ज़ीरो आएगा आंसर। और सिंपल दो वेक्टर्स का डॉट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको याद करा दूं कि आप किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। लेट ए इज सम मैट्रिक्स, ये 0 0 -2 0 -2 0 एंड -2 0 3। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि पहली रो को पहला कॉलम सेम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम सेम है, और तीसरी रो और तीसरा कॉलम सेम है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ लेमडा, वो हम सबको पता है कि लेमडा I3 माइनस ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा लेमडा +2, लेमडा -4, लेमडा +1। तो यहाँ से जब हम आइगन वैल्यूज़ लिखेंगे तो -2, +4 एंड -1, ये तीन आइगन वैल्यूज़ आएंगी। और ये तीनों हम देख सकते हैं कि ये तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं। और जब हम इनको यहाँ पर अगर लेमडा 1 हम -2 को ले लें तो -2 लेने से यहाँ पर जब हम इस लेमडा की जगह पर -2 रखेंगे इस सिस्टम में, तो हमारा ये जो होमोजीनियस सिस्टम आता है इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो वो हमारा सोल्यूशन आएगा विल बी ऑफ द फॉर्म 0 R 0। ठीक है ना। यानी जो वेक्टर है हमारा x1 x2 x3 उसमें x1 की वैल्यू 0 है, x3 की भी 0 है और x2 की वैल्यू R है। ठीक है ना। तो ये यहाँ बार बार ये मेंशन करते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। तो हमें पता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आपने सारी वैल्यू 0 रख दी। मसलन यहाँ पर x1 x2 x3 तीन अननोन्स हैं, तो अगर तीनों की वैल्यू 0 होगी तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो अगर तो हम 0 0 0 ले लें जो वेक्टर है x1, तो वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने जब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाला है तो वो आता है 0 R 0। अब R को हम अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू 1 दे दें तो हमारे पास x1 आ जाएगा पहला आइगन वेक्टर 0 1 0। इसी तरह से लेमडा की दूसरी वैल्यू 4 के लिए हम जब वेक्टर निकालते हैं तो वो इस फॉर्म का आता है -r/2 0 एंड r। तो r यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, और यहाँ पर भी जब हम r की जगह पर अगर हम फॉर एग्जांपल 2 दे दें तो ये -1 0 और 2 आ जाता है, एक और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा 2 इज इक्वल टू 4। फिर हम आते हैं कि x3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा 3 इज इक्वल टू -1 एक आइगन वेक्टर है। जब हम उसमें वैल्यू देते हैं r को 1 तो ये 2 0 और 1 आ जाता है वेक्टर x3। तो ये लेमडा 3 इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट x1 x2 x3 इज़ ऑर्थोगोनल एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी भी मैट्रिक्स के केस में कहा था कि अगर आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो तीन अगर आइगन वैल्यूज़ हैं तो तीन ही लीनियरली इंडिपेंडेंट
उसके आइगन वेक्टर्स मौजूद होंगे और इसलिए वो डायगनलाइज भी हो सकता होगा। तो हम इस केस में भी इसी तरह से कह सकते हैं कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। ऑर्थोगोनल क्यों होंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि x1 को x2 से फॉर एग्जांपल हम डॉट लेते हैं तो वो ज़ीरो होना चाहिए। डॉट कैसे लेंगे, x1 का पहला कंपोनेंट 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, x1 का दूसरा कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0 + 0 और +0 तीसरा कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तीसरे कंपोनेंट के साथ 0। तो 0 + 0 + 0 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है x1 और x2 का वो 0 आता है। इसी तरह से x2 और x3 का जब हम डॉट लेते हैं तो पहला कंपोनेंट -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -2 + 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, -2 + 2 वो भी 0 आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x1, x2 और x3 तीनों जो हैं ये ऑर्थोगोनल हैं एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। दस a इज़ सिमिलर टू द डायगनल, यानी डायगनलाइजेशन उसके बाद हो सकती है कि हमें 3 आइगन वैल्यूज से रिलेटेड 3 ही ऑर्थोगोनल सेट मिला है लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का। तो इसलिए हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स A जो है, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो सिमिलर है इस मैट्रिक्स D के। हमने क्यों लिखा है इसके D के, क्योंकि हमें पता है आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, उनको हम डायगोनल पे लिख के तो हम कह सकते हैं इसके सिमिलर है वो। और इसमें कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है कि हमें पता हो कि पहले हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, वेक्टर्स को आगे पीछे करके लिख लेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। उसमें आइगन वैल्यूज़ में भी यहाँ पे -2 ना हो, -1 आ जाए, -1, 4 और -2 इस तरह की भी हो सकती हैं, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं तो सिमेट्रिक के केस में भी उसको हमने डायगोनलाइज कर लिया। ओके, ये डेफिनेशन है 7.4। और जिस तरह के हमने अभी वेक्टर्स को कहा है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो सकते हैं कि उनका डॉट अगर 0 हो, तो इसी तरह से मैट्रिसेस जो हैं वो भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ़ A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसको हम ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर उसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज बराबर हो। दिस इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि मैट्रिसेस के केस में ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो इन्वर्स के बराबर है। तो अगर ट्रांसपोज इन्वर्स के बराबर है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि A इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय A इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट आइडेंटिटी आती है। तो अगर A इन्वर्स की वैल्यू A ट्रांसपोज के बराबर है तो हम यहाँ पर A इन्वर्स को रिप्लेस कर सकते हैं A ट्रांसपोज से। तो इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, A इन्वर्स की जगह A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में यही बताया कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज लें या इसका इन्वर्स लें तो वो इक्वल हैं, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि जैसे ट्रांसपोज तो हम इजीली एक ही स्टेप में देख सकते हैं। जैसे पहली रो है 2/3 -2/3 1/3, तो यही पहला कॉलम है। this should be -2/3 here, and then second row is 2/3 1/3 and -2/3. So maybe this matrix is not a symmetric matrix. तो हम यहाँ पे इसने डेफिनेशन में बताया भी है कि एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसका सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है। ये ऑर्थोगोनैलिटी की जो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो सिर्फ सिमेट्रिक पे नहीं लगती बल्कि नॉन सिमेट्रिक पे भी लग जाती है। तो अगर हम इसको नॉन सिमेट्रिक समझते हुए मैट्रिक्स A को लेते हैं कि पहली रो जिसकी 2/3 -2/3 और 1/3 है, दूसरी 2/3 1/3 -2/3 और तीसरी 1/3 2/3 और 2/3 है। तो इस केस में इस मैट्रिक्स A को अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर नहीं होगा बल्कि किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A इनवर्स। अगर इनवर्स के बराबर होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम यहाँ पर इजीली ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है कि A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये चेक करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम इन्वर्स पहले फाइंड करें और फिर उसको देखें कि A ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। तो हम जस्ट इसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
राइट। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। Let A be some matrix defined in example 1. We already know that the set of eigenvectors 0, 1, 0, minus 1, 0, 2, 2, 0, 1 is orthogonal. If we normalize these vectors, we find that इसको normalize करने का क्या मतलब होता है vectors को, कि ये eigenvectors है given already, तो ये orthogonal तो हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि तीनों को आपस में किसी भी सेट को ले लें आप, पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, पहले तीसरे को, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। अगर नॉर्मलाइज करें हम वेक्टर्स को, तो नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है कि हर वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यानी मसलन ये जो पहला वेक्टर है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर लें और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट ले लें सबको ऐड करके। तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आ जाता है 1। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आ जाता है। दूसरे वेक्टर का देखिए अगर मैग्नीट्यूड, तो ये -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाता है। इसी तरह से ये तीसरे वेक्टर का भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाता है। तो अगर हम इन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि जो इनका टोटल मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दें। टोटल मैग्नीट्यूड कितना है यानी आपने इसके जो कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर किया और सम करके और स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो जितना भी आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये ऑर्थो नॉर्मल सेट आ जाएगा वेक्टर्स का, या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स आ जाएंगे। ये जो आइगन वेक्टर्स थे ये नॉर्मलाइज भी हो जाएंगे। तो पहले वाले का तो मैग्नीट्यूड 1 आता है, उसको हम डिवाइड करें भी तो भी यही वेक्टर बनेगा। दूसरे जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट 5 आता है, तो हम हर कंपोनेंट को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद अगर हम इनको ऐड करके देखें तो ये आएगा 1/5 स्क्वायर रूट एंड देन होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर इनका टोटल सम देखें ना तो वो 1 आ जाता है। ठीक है ना। तो यानी ओवरऑल सम जो है उसको हम मैग्नीट्यूड को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो इसका सम जो वेक्टर है इसका टोटल मैग्नीट्यूड 1 हो हर वेक्टर का इसके अंदर, तो हम इसको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को भी हमने यानी वेक्टर को बेसिकली नॉर्मलाइज किया है। नॉर्मलाइज करने का मतलब कि उसका टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो 1 बना दिया। A matrix P such that P inverse AP is diagonal is the matrix whose columns are the vectors in T. Thus, जो हमारा P मैट्रिक्स है P मैट्रिक्स कैसे बनाया है कि ये जो हमने ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बनाया है या बेसिस बनाई है R³ के लिए, जिसमें हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स हैं, सारे आइगन वेक्टर्स जो हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं। उन्हीं को अगर हम कॉलम में लिख दें, जैसे कि हमने ऑलरेडी भी हम ऐसे ही करते थे कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स थे उनको हम 3 आइगन वेक्टर्स हैं तो पहले को पहले कॉलम में, दूसरे को दूसरे कॉलम में और तीसरे वेक्टर को तीसरे कॉलम में रख देते हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स P आ जाता है। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड जो भी आइगन वेक्टर्स आए हैं हमारे पास, उन आइगन वेक्टर्स को पहले हमने क्या किया है, नॉर्मलाइज किया है। ठीक है ना। नॉर्मलाइज करने के बाद मैट्रिक्स P बनाया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, वी लीव इट टू द रीडर टू वेरीफाई दैट P इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। यानी अब जो मैट्रिक्स P बना है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है। ऑर्थोगोनल मतलब कि जिसका इन्वर्स इसके ट्रांसपोज के बराबर है, यानी P इन्वर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो अब हमारे लिए क्योंकि P इन्वर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, एक ट्रिकी काम होता है, तो ट्रांसपोज लेना ज़्यादा निस्बतन आसान होता है। तो हमने क्या काम किया यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये बन गया P, तो इसका ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के बराबर है। और अब हमें क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स अगर बनाना है, यानी इसको जो हमारे पास सेट ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स आ गए हैं उससे हम डायगनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो डायगनलाइजेशन के लिए हमें P मैट्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है ना। तो P हमने यहाँ पर क्या किया है, बजाय ये कि डायरेक्ट उन आइगन वेक्टर्स को लिखने के हमने उनके नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स लिखे हैं। ठीक है। और उससे जो हमारा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है P, वो कैसा मैट्रिक्स है, वो खुद एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
ठीक है ना। जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसके लिए हमें पी इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि हम पी ट्रांसपोज से काम चला सकते हैं। तो पी ट्रांसपोज ए एंड पी ये निकालना निस्बतन ज़्यादा आसान है, यानी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है ना। यानी इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, ये जो मैट्रिसेस की ऑर्थोगोनैलिटी है वो यूज़ किया है, और वो यूज़ करके फिर हमने किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइज किया है, ए मैट्रिक्स को डायगनलाइज किया है, और वो डायगनलाइजेशन हमारे लिए थोड़ा सा निस्बतन काम आसान हो गया है, क्योंकि हमें पी इन्वर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। फिर हमारा थ्योरम है n by n matrix A is orthogonal if and only if the columns or rows of A form an orthonormal set। ठीक है ना। यानी कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा सिर्फ और सिर्फ अगर कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है। यानी इटसेल्फ जो मैट्रिक्स ए है वो खुद ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उसके अपने कॉलम्स या उसके रोज जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगा। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब यह है कि उनका डॉट भी ज़ीरो है और उनका अपना मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है वो। ठीक है। और ये एक थ्योरम है, थ्योरम 7.9, if A is a symmetric n by n matrix, then there exists an orthogonal matrix P such that P inverse AP is equal to P transpose AP is equal to D, a diagonal matrix। ठीक है ना। यानी अब हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिजल्ट एक ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P हो सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू P ट्रांसपोज AP एंड दैट इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स D, देन आइगन वैल्यूज ऑफ A लाई ऑन द मेन डायगोनल। ये तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज जो है वो मेन डायगोनल पे ही होंगी क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में भी हमारे पास जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हम उसके लिए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। बाय यूजिंग आइगन वैल्यूज़ और उनको नॉर्मलाइज करके जो है ना एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट किया जा सकता है। यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें एक प्रोसेस है, ग्राहम श्मिट प्रोसेस, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू नॉर्मलाइज आइगन वैल्यूज़ और बेसिस ऑफ सम सोल्यूशन स्पेस। तो उसको हम नॉर्मलाइज करने का एक और टेक्निक करेंगे जो कि हमारे यहाँ आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राहम श्मिट प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड दैट इज़ एंड फॉर नाउ।